ठंड का मौसम, अंधेरी रात, सुनसान सड़क पर एक कार तेजी से बढ़ती आ रही है और जंगल के पास रुकती है। उसमें दो लोग उतरते हैं जिनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं और एक बोरी में कुछ फेंक कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह न्यूज़ में बताते हैं कि पुलिस को जंगल के पास हाईवे पर बोरे में एक लड़की की लाश मिली है जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस वाले उस लड़की की शिनाख्त करने में लगे हुए हैं। रवि अपनी गाड़ी में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उसी जंगल वाले हाईवे के पास से गुजरते हैं। वह पुलिस को उनका काम करते एक नज़र देखते हैं, फिर गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। रवि इस शहर के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं जिनकी पहचान इस शहर के बड़े बड़े नेताओं और गुंडों से है। अपने 18 साल के करियर में रवि आज तक एक भी केस नहीं हारे हैं, जिसका उन्हें बहुत गुरूर था। पर कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत हमेशा अच्छी नहीं होती। ऐसे ही एक मोड़ तब आया जिसका शायद रवि को अंदाज़ा भी नहीं था। एक दोपहर 4 बजे रवि अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। रवि अपना फ़ोन पिक करते हैं तो उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है, तेरा हिसाब मैं करूंगी वकील। और रवि के कुछ कहने से पहले ही वो फ़ोन काट देती है। रवि की पहचान शहर के बड़े बड़े नेताओं और गुंडों से थी जिससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और फिर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देके वो वापस से अपना काम करने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसी धमकी वाले फ़ोन उनको हमेशा आते रहते थे। इसी तरह शाम हो जाती है और वो घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह रवि न्यूज़ लगा के देख रहे होते हैं, जिसमें बताते हैं कि हाईवे के पास वाले जंगल में बोरों में 2 लाशें मिली हैं जिनकी शिनाख्त होना बाकी है। पुलिस का कहना है कि ये हत्या भी हो सकती है। रवि अभी इस न्यूज़ को सुन ही रहे होते हैं कि उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। रवि फ़ोन उठाते हैं तो देखते हैं कि उसी नंबर से फ़ोन आ रहा था। रवि फ़ोन उठाते हैं तो उधर से उसी लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है, अब तेरी बारी है वकील। जिसे सुनकर रवि आग बोला हो जाता है और फ़ोन पर ही चिल्लाने लगता है, तू कौन है और इन सब धमकियों का क्या मतलब है? पर अफसोस उनके सब कहने से पहले ही वो लड़की वहाँ से फ़ोन काट चुकी होती है। रवि ने अपना फ़ोन गुस्से में पटका और तैयार होने चला गया। ऑफिस जाते वक्त रवि ने सोचा कि आज वो पुलिस स्टेशन होकर जाएगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन उनके ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता था और वहाँ के इंस्पेक्टर खान से उसकी अच्छी जान पहचान थी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए और खान से बहुत गर्मजोशी में मिले। फिर उन्होंने खान को वहाँ अपने आने का कारण बताया, जिसे सुनकर खान ने कहा, अरे मेरे यार टेंशन मत ले, मुझे वो नंबर दे, मैं आज दोपहर तक उसकी सारी जानकारी निकाल के तुझे बता दूंगा। अभी तो आराम से ऑफिस जा। ये सुनकर रवि को शायद थोड़ी राहत मिली और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसी दोपहर को जब रवि अपने ऑफिस में किसी केस को स्टडी कर रहे थे तो उनके पास इंस्पेक्टर खान का फ़ोन आता है और वो उन्हें फ़ौरन पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। रवि जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर खान उन्हें अपने कैबिन में बुलाते हैं। रवि वहाँ जाकर कहते हैं, क्या हुआ खान साहब, आपने मुझे इस तरह अर्जेंट में क्यों बुलाया है? पर खान ने उससे कहा, अरे रवि, बात ही ऐसी थी यार जिसकी वजह से शायद तुझे इस तरह बुलाना पड़ा। तूने जो नंबर दिया था, जब मैंने उसकी डिटेल निकाली तो मुझे पता चला कि वो नंबर किसी शालिनी नाम की लड़की का है जो कि पिछले 1.5 साल से बंद है। ये सुनकर तो रवि के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है? अभी सुबह ही तो मेरी उससे बात हुई थी और यहाँ तक कि उन्हें शालिनी नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा था, पर याद नहीं आ रहा था। उन्हें इस तरह से खोया देखकर इंस्पेक्टर खान ने कहा, देखो रवि, तुम एक बहुत बड़े वकील हो
हर रोज़ तुम्हें हज़ारों फाइलें पढ़नी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग थक गया होगा, इसे आराम की ज़रूरत है। तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। इस पर रवि को भी खान की बात ये सही लगी और वो छुट्टी लेने का मन बना बैठा। फिर वो खान को मुस्कुराकर धन्यवाद देते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। उस दिन का सारा काम निपटा कर वो अपने सहयोगी आशीष के साथ घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों बातें करते हुए जाते हैं। जब वो जंगल के पास वाले हाईवे से गुजर रहे होते हैं तभी उनकी कार वहीं अचानक से बंद पड़ जाती है। रवि बहुत कोशिश करते हैं कार स्टार्ट करने की, पर वो स्टार्ट ही नहीं होती। एक तो ठंडी का मौसम और सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। तभी आशीष कहता है, रुकिए सर, मैं चेक करता हूँ। और वो गाड़ी से उतरकर जाता है। उसे गाड़ी से उतरे हुए 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। अब रवि हार मानकर गाड़ी से नीचे उतरते हैं और आशीष को आवाज़ें लगाने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल के अंदर से किसी के ज़ोरों से चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुन वो एकदम से डर जाते हैं और जंगल के अंदर धीरे धीरे जाने लगते हैं। और साथ ही साथ वो आशीष को भी आवाज़ लगाते हैं। जब वो जंगल के अंदर थोड़े पहुँचे ही थे तो उन्हें थोड़ी दूर आशीष खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने उसे पीछे से आवाज़ लगाना शुरू किया, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था और ना ही वो कोई प्रतिक्रिया दे रहा था। रवि डरते हुए उसके पास बढ़ रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उन्होंने डरते हुए पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जब वो आगे पलटे तो आशीष भी वहाँ से गायब हो चुका था। ये सब देखकर रवि के पसीने छूट गए। वो भागने के लिए जैसे ही पीछे पलटे तभी उनसे जग्गा आ टकराया। वो ज़मीन पर गिर गया और रवि को बार बार जंगल की तरफ इशारा करके कुछ बोलने लगा। दरअसल जग्गा उस शहर का जाना माना गुंडा था। आए दिन उसके ऊपर खून, चोरी, डकैती और बलात्कार के केस चलते रहते थे, पर उसे हर बार रवि बचा लेते थे, जिससे उनकी और जग्गा की बहुत बनती थी। पर आज जग्गा को ऐसी हालत में देखकर उनकी रूह तक कांप गई। वो झुककर सुनने लगे कि वो कहना क्या चाहता था। जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। वो कह रहा था कि वो वापस आ गई है, वो सबको मार डालेगी, भाग जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर रवि वापस मुड़कर भागने लगा। भागते भागते वो किसी चीज़ से टकराया और गिर गया। जब उसने देखा कि वो किस चीज़ से टकराया है तो वहाँ एक बोरा था। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने उस बोरे को खोला तो देखा कि उसमें मानव हड्डियाँ थी। उसे देखकर रवि की हालत ख़राब हो गई थी। तभी उन्हें फिर से उसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, अब तुझे कौन बचाएगा वकील। ये सुनकर रवि किसी तरह गिड़गिड़ाते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचे और वहां गिरकर बेहोश हो गए। तभी आशीष एक बोतल में पानी भरकर आते हुए दिखा। इंजन गर्म होने के कारण वो पानी लेने पास ही के गांव में चला गया था। जब उसने रवि को इस हालत में देखा तो भाग कर आया और रवि को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। जब रवि को होश आया तो उन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। उनके हाथ और पैरों में पट्टियाँ लगी हुई थी। जब वो कमरे में दौड़ देख रहे थे तो उनकी नज़र दरवाजे के पास खड़ी हुई एक परछाई पर पड़ी। उन्होंने डरते हुए उससे पूछा, कौन है वहाँ? तो वो परछाई धीरे धीरे उनके नज़दीक आने लगी। जब वो समीप आई तो रवि को उसका चेहरा दिखा, जिसे देख उसे सब याद आ गया। दरअसल ये वही शालिनी थी जिसका बलात्कार करके राका और शाका ने उसे मार के फेंक दिया था और अब रवि उसका केस लड़ रहा था। रवि की पहचान उस शहर के बड़े बड़े गुंडे से थी, जिसकी वजह से उसने उनके किए हुए कर्मों को, जो केस थे, उसके सबूत आराम से मिटा दिए। फिर कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण वो लोग आसानी से छूट जाते थे। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी शालिनी की आवाज़ सुनकर उनकी तंद्रा टूटी, जो कह रही थी
क्या हुआ वकील बाबू, पहचान गए क्या? और उनकी तरफ झपट्टा मारा। तभी रवि चीखते हुए उठ बैठे और तेज तेज हाँफने लगा। इतना भयानक सपना देखकर उसकी रूह तक कांप गई थी। फिर उन्हें याद आया कि आज तो शालिनी मर्डर केस की सुनवाई है और वो तैयार होकर कोर्ट के लिए निकल गए। जब वो कोर्ट में पहुंचे तो उन्हें देखकर राका और शाका की बाहें खिल गईं और वो निश्चिंत हो गए। अब वो समझ गए थे कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, पर कुछ था जो आज बदल गया था, और वो था वकील रवि का दिल। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई, पर आज रवि जानबूझकर कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहे थे और अंत में वो केस हार गए, जिससे राका और शाका को फांसी की सज़ा मिली। ये सब देखकर शालिनी के माता पिता की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने रवि के पास आकर धन्यवाद किया, जिस पर रवि ने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्होंने एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाया है, और हंस के वहाँ से चला गया। दूर खड़ी शालिनी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, और फिर उसी मुस्कान के साथ वो अनंत जगत में समा गई। तन्नू आज बहुत दुखी थी। उसका मन आज बहुत उदास था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दूसरा बच्चा मोंटी अब भी उसके पास नहीं रहा। तन्नू उसकी छोटी छोटी बातें और उसकी हर फरमाइशें याद थी। इसी गम में वो कभी हंसती तो कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती या फिर रोने लगती। पर तन्नू पहले ऐसी नहीं थी। उसका भी एक हंसता खेलता परिवार था, जिसमें उसका पति निखिल, उसकी एक प्यारी सी बेटी परी और वो थी। तीनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उनकी बेटी परी अभी सिर्फ 2 साल की थी, पर दोनों की जान थी। वो लोग उसकी हर फरमाइश को पूरा करते थे। वो लोग अपनी परी को सच में परी की तरह रखते थे। पर वो मनुष्य दिन भी आ गया है जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। दरअसल उन लोगों ने वीकेंड पर हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया था, जो पूरे 3 दिनों का था। वो लोग सुबह ही हिल स्टेशन के लिए निकल गए थे, पर उन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। वो लोग सफ़र की वजह से काफ़ी थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि आज रात खा पी कर आराम कर लेते हैं, कल से घूमना चालू कर देंगे। और वो लोग रात में खाना खाकर सो गए। रात के करीब 1 बजे के आसपास तन्नू को किसी के होने का एहसास हो रहा था और वो नींद से उठ बैठी। उसने निखिल को भी जगाने की कोशिश की, पर निखिल काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। तन्नू ने इधर उधर देखा तो उसे खिड़की के पास एक साया भागते हुए नजर आया। उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो होटल के कुछ लोग उसके पीछे चोर चोर बोल के भाग रहे थे। तन्नू दौड़ते हुए रिसेप्शन पर गई और वहाँ जाकर मैनेजर से बोली, मैनेजर साहब, वो चोर पीछे की तरफ भागा है। और तभी वो मैनेजर भागकर पीछे की तरफ गए, पर तब तक वो चोर वहाँ से भाग चुका था। तन्नू थक हार कर कमरे में लौट आई, और जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी चीख निकल गई। सामने ही उसकी बेटी परी को किसी ने बहुत बेरहमी से मार डाला था। ये सब देखकर वो वहीं बेहोश हो गई। उसकी चीख को सुनकर निकल उठा और बेड पर अपनी परी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर उसकी तो रूह कांप गई। उसने दौड़कर तन्नू को संभाला और फटी फटी आंखों से परी की लाश को देखने लगा। तभी थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने तन्नू से पूछताछ की, जिस पर तन्नू ने उन्हें सब बता दिया। इस पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, क्या आपको किसी पर शक है या फिर किसी से कोई दुश्मनी? इस पर तन्नू और निखिल ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, फिर शायद वो चोर आपकी बेटी को मारने ही आया था। इस पर तन्नू ने चीखते हुए कहा, मेरी बेटी क्यों? पर इस पर इंस्पेक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। तन्नू और निखिल घर चले आए। कई महीनों तक केस चला, पर खूनी पकड़ा नहीं गया। इधर तन्नू का दिमाग से उतना फिर चुका था
कि वो कभी कभी निखिल को ही दोषी मानने लगती। कहती कि उसके अलावा वहाँ कमरे में और कोई नहीं था, और फिर इतनी बेरहमी से मारने तक तुम्हारी नींद कैसे नहीं टूटी। इस पर निखिल अब क्या कहता। उससे तन्नू की हालत देखी नहीं जा रही थी। ऊपर से बच्चा खोने के गम से उसे अंदर तक तोड़ के रख दिया था। इसी तरह 2 साल गुजर गए। अब तन्नू की हालत सुधरने लगी थी। एक बार से उनकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी, और इसका कारण तन्नू का फिर से माँ बनना था। और जल्द ही तन्नू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मोंटी रखा। दोनों ही मोंटी को अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखते थे। पर एक बार फिर से वो काली रात आई गई। दरअसल परी की मौत के बाद से ही तन्नू को अक्सर ऐसा लगता था कि उसके आसपास कोई है, कोई काला साया जो उसे देख रहा है, पर उसे कभी कोई नज़र नहीं आता था। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। तन्नू और निखिल अपने कमरे में सो रहे थे, और उनके बीच में उनका लाडला मोंटी सोया हुआ था। तभी छत पर किसी चीज़ की बहुत भारी आवाज़ आती है, जिससे तन्नू और निखिल की नींद टूट जाती है। निखिल उठते हुए तन्नू से कहता है, एक काम करो, तुम मोंटी के पास रुकना, मैं देख कर आता हूँ। और वो छत पर चला गया। उसे गए हुए काफ़ी देर हो गई थी, पर वो वापस नहीं आया, और ना ही उसकी आवाज़ आ रही थी। तन्नू का मन किसी बुरी आशंका से घबरा रहा था। तभी उसे निखिल के चीखने की आवाज़ आई, और वो मोंटी को अकेला छोड़कर छत पर चली गई। जब तन्नू वहाँ पहुँची तो उसे निखिल कहीं दिखाई नहीं दिया। वो निखिल को आवाज़ लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा, और वो चिढ़ कर पीछे पलटी तो उसके पीछे निखिल खड़ा था। निखिल को सही सलामत देखकर उसे राहत मिली। तभी निखिल ने उससे कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, और मोंटी कहाँ है? इस पर तन्नू कहती है, तुमने ही तो आवाज़ दी थी। इस पर निखिल कहता है, मैंने तुम्हें कोई आवाज़ नहीं दी। और ये सुनकर दोनों की आंखें भैंसे चौड़ी हो गई। दोनों भागते हुए नीचे गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने उनके बेटे मोंटी के चीथड़े उड़ा दिए थे। एक बार फिर पुलिस उनके घर आई। इंस्पेक्टर ने कहा, ये दूसरी बार हुआ है, क्या अब भी आपको किसी पर शक नहीं है? इस पर तन्नू कहती है, मुझे पता है सब किसने किया है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो तन्नू कहती है, ये सब इस निखिल ने किया है, इसने मारा है मेरे बच्चों को, या फिर उस काले साई ने। इस पर निखिल चिल्लाते हुए कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये औरत पागल हो गई है, मैं अपने बच्चों को क्यों मारूंगा? और जोर जोर से रोने लगता है। पुलिस अपनी छानबीन करके वापस चली गई। इस हादसे ने तन्नू को तोड़ कर रख दिया था। अब वो उदास रहने लगी थी। ना किसी से मिलती और ना ही किसी से कहती आती। बस पूरे दिन खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती थी। निखिल ने कई बार उसे समझाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तन्नू ने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसकी हालत को देखते हुए निखिल ने एक बच्ची गोद लेने का फैसला किया, और एक बच्ची लेकर भी आया, जिसका नाम उसने अपनी बेटी के नाम पर ही यानी परी रखा था। परी के आ जाने से अब तन्नू की हालत सुधरने लगी थी। दोनों परी का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखते थे। निखिल तो रात भर जैसे जाग कर परी को ही देखता रहता था। एक दिन निखिल को ऑफिस में काम के सिलसिले में देर रात तक रुकना था, तो उसने तन्नू को फ़ोन करके बता दिया और उससे कहा कि वो परी को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़े। तन्नू ने कहा ठीक है। फिर भी पता नहीं क्यों निखिल का मन नहीं लग रहा था, तो वो गाड़ी से घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंच के जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक काला साया उसकी बेटी परी के पास बैठा है, जिसके लंबे लंबे नाखून हैं, और परी को मारने ही वाला था कि निखिल चीख पड़ा, कौन हो तुम? ये सुनकर वो साया पीछे पलटा। इसे देखकर निखिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने किसी तरह अटकते हुए कहा, तो तन्नू तुम? तभी तन्नू एकदम से निखिल के सामने आ खड़ी होती है और एक भयंकर गर्जना के साथ कहती है, मैं तन्नू नहीं,
नंदनी हूँ नंदनी। पूछ तेरी बीवी से कि मेरी मौत कैसे हुई। और इतना बोल के तन्नू बेहोश हो जाती है। निखिल उसे संभालता है। थोड़ी ही देर बाद तन्नू को होश आता है और वो निखिल से पूछती है, मुझे क्या हुआ था? तो निखिल उसे सब बता देता है। इसे सुन तन्नू अपना मुंह छिपाकर रोने लगती है और कहती है, मैंने अपने बच्चे को मार डाला, ये कैसी माँ हूँ? और वो फिर रोने लगती है। इस पर निखिल उसे संभालता है और पूछता है, तन्नू नंदनी कौन है और क्या क्या किया है तुमने उसके साथ? ये सुनकर तन्नू निखिल को फटी फटी नज़रों से देखने लगती है। इस पर निखिल थोड़ा सख्ती से फिर पूछता है। तब तन्नू कहती है, तुम हमारी नौकरी नंदनी की बात कर रहे हो? जिस पर निखिल के हाँ कहने पर तन्नू बताने लगती है, करीब 3 साल पहले जब तुम काम के सिलसिले से बाहर गए थे, तब मैंने नंदनी को काम करने के लिए और तुम्हारे वापस ना आने तक मेरे साथ रहने के लिए बुलाया था। वैसे तो नंदनी बहुत अच्छी और घर के सारे काम में निपुण थी। वो मेरी सारी बातें मानती थी, पर उसकी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वो हर वक्त तुम्हारे फोटो घूरती रहती थी। मुझसे भी हर वक्त तुम्हारे बारे में पूछती रहती थी। शुरू में तो मैंने इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब उसकी हरकतें बंद नहीं हुई तो धीरे धीरे मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा था। हद तो तब हो गई जब मैंने उसके कमरे में तुम्हारी तस्वीर देखी और वो तुम्हारे नाम का सिंदूर भी लगा रही थी। उसने शाकापोला भी पहन रखा था, जो कि एक सुहागन की निशानी होती है। मुझसे ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे बहुत मारा और एक कमरे में ले जाकर उसे बंद कर दिया और कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया, ये सोचकर कि जब भूखे प्यासे मरेगी तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। पर इन सब के बावजूद वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ और सोचा और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर उसको अपने साथ लेकर पास वाले तालाब पर पहुंची। जब वो मुझसे पूछ रही थी कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो मैंने मौका देखकर उसे पीछे से धक्का दे दिया, जिससे वो तालाब में जाकर गिरी। उसे तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो डूबकर मर गई। अगले दिन पुलिस को उसकी लाश मिली और उन्होंने मुझे बताया कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। और इतना सब बताकर वो फूट फूट कर रोने लगी। निखिल अपना सर पटक कर बैठ गया और कहने लगा कि ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से हुआ है। और वो तन्नू से कहता है, तन्नू मैं तुमसे एक बात छुपाई है। और वो उसे सब बताने लगता है। हमारी शादी से पहले मैं पढ़ाई पूरी करने के लिए मिर्ज़ापुर में रहता था। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात नंदनी से हुई थी। दरअसल वो मेरे घर पर काम मांगने आई थी और मैंने भी उसे काम पर रख लिया था। नंदनी बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया था। नंदनी मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन गांव से मेरी माँ का फ़ोन आया कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं ये सब नंदनी को कैसे पता चल गया और वो घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली और इस तरह फिर हमारी शादी हो गई। फिर हमारी शादी के 2 महीने बाद वो हमारे घर काम मांगने आई। उसे देखकर मैं चौंक गया। मैंने उसे बहुत पूछा कि वो कहाँ चली गई थी, पर उसने कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना ही कहा कि नसीब से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिला है क्या जो मुझे मिलता। मैं तो सिर्फ आपको देखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। और वो हमारे यहाँ काम करने लगी। ज़रूर वो बच्चा भी मेरा ही होगा। तन्वी तुमने क्या कर दिया? एक मासूम को तो मार डाला, साथ ही उसके बच्चे को भी मार डाला। नंदनी ही अब शाक चुन्नी बन चुकी थी। तन्नू ने पूछा, ये शाक चुन्नी क्या होती है? इस पर निखिल कहता है, शाक चुन्नी का ही शादीशुदा औरत होती है जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाने के कारण उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो इस योनि में आ जाती है। तुमने नंदनी के साथ साथ उसके जन्मे बच्चे को भी मार डाला, जिसकी सजा
उसे तुम्हारे हाथों तुम्हारे बच्चे को मारवा कर दे दी, पर अब मैं अभी दूसरी परी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे ही नंदिनी को रोकना होगा। उसकी बातें सुनकर तन्नू फूट फूट कर रोती है। 2-3 दिन तक सब ठीक रहा। एक दिन आधी रात के समय जब सो रहे थे तो नंदिनी ने तन्नू के अंदर प्रवेश कर लिया, जिसे तन्नू उठ बैठी और एक भयानक हंसी हंसते हुए बोली, मार डालूंगी सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर निखिल भी जाग गया। नंदिनी ने परी को मारने के लिए हाथ उठाया। निखिल चिल्ला पड़ा, रुक जाओ नंदिनी, ऐसा मत करो। इन सब में मेरी परी की क्या गलती है? जिस पर नंदिनी कहती है, मेरे बच्चे की क्या गलती थी जिसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया? इस पर निखिल कहता है, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर इसमें मेरी परी को क्यों मारना चाहती हो तुम? प्लीज छोड़ दो। इस पर माया कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। और वो अपनी शर्त बता रही थी है और साथ ही जोर जोर से हंसने लगती है। निखिल रोते हुए नंदिनी की बात मान लेता है और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। मुझे पता है कि आप जानना चाहते हो कि नंदिनी की शर्त क्या थी। दरअसल नंदिनी की शर्त ये थी कि वो अब से तन्नू के शरीर में ही रहेगी, ताकि उसे भी पति और औलाद का प्यार मिल सके। और इस तरह से इस कहानी का एक अजीबोगरीब अंत होता है। नितिश अपनी कार से नीचे उतरा और हांफते हुए अपने घर का दरवाज़ा खोल के सोफे पर जा बैठा। उसने सभी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए और फिर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगा। थोड़ी देर हॉल में बैठने के बाद वो उठकर किचन में गया और बोतल से पानी पीने लगा। अब जाकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था और वो वापस हॉल में स्थित सोफे पर जा बैठा। दरअसल नितिश आज थोड़ा बेचैन था, क्योंकि आज उसने अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हटा दिया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया का गला काटकर हत्या कर दी थी और उसकी लाश को बोरे में भरकर दूर कहीं नाले में डाल आया था। नितिश सोफे पर बैठा अपनी पिछली यादों में खोया हुआ था। नितिश और सोनिया फेसबुक पर मिले थे लगभग 2 साल पहले। फिर दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बढ़ गई। दोनों ही जॉब वर्किंग थे और दुनिया में अकेले भी, इसलिए भी दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कुछ महीनों के बाद ही सोनिया ने अपना रूम छोड़ के नितिश के साथ शिफ्ट कर लिया था और उसका ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो लोग हर वीकेंड पर साथ में अकेले टाइम स्पेंड करते, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर तो कभी डिनर पर जाते। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत चुके थे। सोनिया काम में बहुत माहिर थी, जिसकी वजह से उसे ऑफिस में प्रोमोशन भी मिल गया और यहीं से इनकी लव स्टोरी में दरार पड़ना शुरू हो गया। दरअसल सोनिया के प्रमोशन के बाद नितिश भी शुरू में बहुत खुश था। फिर धीरे धीरे उसके मन में ये बात खटकने लगी कि वो सोनिया से बहुत बेहतर है और इस ऑफिस का पुराना स्टाफ भी। फिर भी प्रमोशन सोनिया को मिला और उसके मन में जहर भरने लगा। और उसके मन में जहर भरने वाला कोई और नहीं बल्कि नितिश का दोस्त था, जो कहीं ना कहीं सोनिया से जलते थे। फिर क्या, सोनिया और नितिश में पहले ऐसा प्यार नहीं रह गया था। नितिश हर वक्त सोनिया से दूर दूर रहने लगा था। उससे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगा। जिस सोनिया के हाथ का खाना खाते वो उसकी तारीफ करते नहीं थकता था, अब वही खाना उसे जला और बेस्वाद लगने लगा था। सोनिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नितिश को हो क्या गया है। सोनिया ने कई बार नितिश से बात करनी चाहिए, पर नितिश ने तो अब उसकी बातें सुनना कम कर दिया था और जैसे कि कसम खा रखी थी कि उसे देखेगा भी नहीं। सोनिया ने सोचा शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर हालात ठीक होने के बजाय और बिगड़ते गए। नितिश अब शराब पीकर घर आने लगा था और कई बार तो उसने सोनिया पर हाथ भी उठा दिया था और सोनिया सब बर्दाश्त करती रही, ये सोच के कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर एक रात नितिश शराब पीकर घर आया।
सोनिया ने दरवाज़ा खोला और नितिश को संभाला, पर नितिश ने उसे धक्का दे दिया और उसको चिल्लाने लगा और अलग होने की बातें करने लगा। पर सोनिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो नितिश को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने नितिश को समझाने की बहुत कोशिश की, पर नितिश उसकी बात समझने के बजाय गुस्से में अपना आपा खो बैठा। वो दंदनाते हुए किचन में गया और वहाँ से चाकू उठा लिया। ये सब देखकर सोनिया बहुत डर गई। इससे पहले कि वो कुछ करती, नितिश ने उस चाकू से सोनिया पर कई वार किए, जिससे सोनिया वहीं तड़पते हुए मर गई। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो एक टक नितिश को देख रही थी, मानो कह रही हो कि नितिश, तुमने मुझे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा दी। अब नितिश का नशा पूरी तरह उतर चुका था और अपने सामने सोनिया की पड़ी लाश को देखकर उसके शरीर में डर से झुर्री पैदा हो गई। फिर किसी तरह उसने सोनिया की लाश को एक बोरे में डाला, फिर फर्श पर लगा खून साफ किया और सोनिया की लाश को दूर डालने में फेंक आया। ये सब याद करते हुए कब से 2 घंटे बीत चुके थे, नितिश को पता ही नहीं चला। फिर उसने सोचा कि उसके फ़ोन में सोनिया के जितने भी फ़ोटो हैं वो सब डिलीट कर देता हूँ, ताकि कल को कोई परेशानी हुई तो वह कह देगा कि सोनिया से छोड़ के चली गई थी। ये सोचते हुए जैसे ही नितिश ने सोनिया की फ़ोटो निकाली तो उसने देखा कि सोनिया उसे हर फोटो में गुस्से से देख रही है, जबकि उसे अच्छे से याद था कि सोनिया उस फोटो में स्माइल कर रही थी। फिर भी उसने इसे भ्रम समझा कि सोनिया की दूसरी फ़ोटो निकाली जिसमें वो हंस रही थी, पर इसमें भी उसे सोनिया खुद को घूरते हुए नजर आई। उसने एक एक करके सारे फ़ोटो चेक किए, पर सब में उसे वही मिला। ये सब देखकर नितिश बहुत घबरा गया। अपना फ़ोन फेंक कर कमरे में चला गया। उसे लेटे हुए अभी मुश्किल से 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि उसे सोनिया की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे रोते हुए कह रही थी, नितिश, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी वफा का ऐसा सिलसिला क्यों दिया? और वो जोर जोर से रोने लगती है। धीरे धीरे आवाज़ें इतनी कर्कश होती जाती हैं कि नितिश अपने दोनों कान बंद कर लेता है और चिल्लाने लगता है, चुप हो जाओ प्लीज़। पर वो आवाज़ें बंद नहीं होती। तभी उसे सामने से सोनिया आते हुए दिखाई देती है, जिसके गले में से बेतहाशा खून बह रहा था और वो नितिश को गुस्से से देख रही होती है। ये सब देखकर नितिश वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए भागता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर रुकता है। वहाँ वह अपना जुर्म कबूल करता है, जिससे उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। जब पुलिस नितिश की बताई हुई जगह पर पहुँचती है तो वहाँ सोनिया की लाश मिलती है और पुलिस उसकी लाश को देखकर अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर जेल में नितिश को लगता है कि अब सोनिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो यहाँ कभी नहीं पहुँचेगी। वह भी ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसके सेल में धुआं फैलने लगता है और उसी धुएं में उसे सोनिया नज़र आती है, जो उसकी तरफ बढ़ रही होती है और उसके हाथ में वही चाकू होता है जिससे नितिश ने उसे मारा था। ये सब देखकर नितिश जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हवलदार ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने नितिश की लाश पड़ी हुई थी। उसकी भी गर्दन कटी हुई थी, जिसमें से बेतहाशा खून बहकर वहाँ ज़मीन को लाल कर रहा था और वो चाकू भी वहीं पड़ा हुआ था। हवलदार ने बहुत ढूंढा और उसे कहीं कोई नहीं मिला और इस तरह सोनिया नितिश को उसके लिए उससे बेहतर सज़ा देकर अनंत जगत में समा गई। आज की कहानी है मेरे एक दोस्त राहुल की, जो उसने मुझे हाल ही में बताई थी। मेरा दोस्त राहुल टूरिस्ट की कार चलाता था, तो इसीलिए उसे बहुत बार दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन उसे मुंबई से नासिक जाने के लिए भाड़ा मिला। वह चारों लड़के ही थे। उन्हें अपने किसी दोस्त की शादी में मुंबई से नासिक जाना था। उन्हें रात में निकलना था और दूसरे दिन फिर से नासिक से मुंबई आना था। रिटर्न भाड़ा मिल रहा था, इसलिए राहुल भी तैयार हो गया।
रात में 2 बजे तक निकलना हुआ। राहुल अपने तय किए हुए टाइम पर निकल गया। वहाँ उन चारों में से 3 जन तो पहुँच गए, पर उनका एक दोस्त अभी तक नहीं पहुँचा था। उसको आने में वक्त लग गया और उसकी वजह से इनको निकलने में रात के 11 बज गए। मुंबई से नासिक के बीच कसारा घाट पड़ता है और ये घाट बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं और बड़े बड़े भूतिया किस्सों के लिए बहुत मशहूर है। राहुल भी ये बात जानता था, पर उसका इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह लोग रात के 1:30 बजे के आसपास कसारा के पास पहुँचे। उन सभी को भूख लगी थी, तो राहुल ने कार को एक ढाबे पे रोक दिया। वहाँ उन सभी ने खाना खाया और उनको वहाँ से निकलने में 2:30 बज गए। राहुल ने ढाबे के बाजू में एक पंचर वाले से कार में हवा भरवा ली और उसे पैसे दिए। तो वह बोला, कहाँ जा रहे हो भैया? राहुल ने बोला, कछु ना भैया, ये नासिक तक जाना है। तो वह पंचर वाला बोला, मालिक आज अमावस की रात है और ये घाट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी सलाह मानिए, रात बहुत हो गई है, जरा संभल के जाना। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाई और कार में बढ़कर वह वहाँ से निकल गया। राहुल ने कार में रेडियो लगा रखा था और सभी गाना सुनते सफ़र का मज़ा ले रहे थे और उन्होंने घाट चढ़ना शुरू किया। अमावस होने की वजह से पूरा रास्ते में अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ कार की लाइट जहाँ तक जा रही थी उतना ही दिखाई दे रहा था। तभी अचानक रेडियो बंद चालू होने लगा। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन चारों लड़कों में से एक चिल्लाया, अरे भाई सामने देख। राहुल ने सामने देखा तो एक औरत लाल साड़ी पहनकर रास्ते के बीच में खड़ी थी। राहुल ने तभी कार रोकी और उस औरत से कहा, ओ बहन जी, ऐसे रास्ते में क्यों खड़ी हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? उसने कहा कि मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे। कार में सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते थे, तो राहुल ने मना कर दिया। पर उन लड़कों में से एक, जो राहुल के बगल में आगे बैठा था, उसने कहा, बिठा ले भाई, मैं पीछे मेरे दोस्त की गोद में बैठ जाता हूँ। अब इतनी रात में ये बेचारी लड़की कहाँ जाएगी? इंसानियत के नाते ही सही इसकी मदद हो जाएगी और हमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल के उसने जैसे कार का दरवाज़ा खोला, वैसे ही फिर से ज़ोर से बंद करके डर के मारे चिल्ला के बोला, भाई कार भगा भाई। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कार को फुल स्पीड में दौड़ाया। उस लड़के के दोस्तों ने उससे बार बार पूछा, तू इतना डरा हुआ क्यों है और गाड़ी क्यों भगाने को बोला? उस पर वह कांपते हुए बोला कि जैसे ही मैं कार से उतरने के लिए दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा उसके पैर उल्टे हैं। ये सुनकर राहुल के साथ साथ सारे लोग डर गए और जल्दी घाट से बाहर निकलने लगे। राहुल गाड़ी को फुल स्पीड में बढ़ाने लगा। कम से कम 120 की स्पीड थी उसकी कार की। वह थोड़ी ही दूर तक गए होंगे कि अचानक कार के साइड मिरर पे वह औरत दौड़ती हुई कार के पीछे आ रही थी। राहुल ने जैसे ही उसमें देखा तो उसके डर के मारे पसीने छूटने लगे। उन लड़कों ने भी जब पीछे पलट के देखा तो वह भी डर से चिल्लाने लगे। वह औरत कार के साथ ही भाग रही थी और बड़ी डरावनी आवाज़ में चिल्ला रही थी। घाट के उस अंधेरे रास्ते में ऐसा लग रहा था कि मानो वह लोग बार बार घूमकर उसी जगह पर आ रहे हैं। घाट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह औरत कार के साथ ही भागे जा रही थी। अभी तो उसने भयानक रूप धारण कर लिया था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो चुका था। आँख, नाक और मुंह में से खून बह रहा था। ये सब देखकर वह सब लोग डर के मारे पूरे ठंडे हो गए थे। आज मरना पक्का है, ऐसा उन सबको लग रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद जब घाट ख़त्म हुआ तो वह औरत वहीं रुक गई और बड़ी डरावनी हंसी में उनकी तरफ देखती रही। राहुल ने कार को और स्पीड में भगाया और वह लोग घाट की सीमा से बाहर आ गए।
वह सुबह 6 बजे नासिक पहुँचे। सारे काफ़ी घबराए हुए थे। उन लड़कों में से एक को तो बुखार से शारीरिक बढ़ाव बढ़ गया था। जब उन्होंने सारी घटना बताई, गांव वालों ने कहा कि आप लोग नसीब से बच गए, वरना कल अमावस थी और उस घाट पर बहुत सारे लोगों की एक्सीडेंट से जान गई है। तो उन्हीं की आत्मा भूत बनकर आने वाले रास्तों को और राहगीरों को सताती है। उस दिन वह लोग शादी के बाद रात में भी गांव में ही रुक गए और दूसरे दिन सुबह को निकल के नासिक से मुंबई गए। तब से राहुल रात का सफ़र कभी नहीं करता और वह भी अब मानने लगा है कि अगर भगवान है तो भूत और प्रेत भी है। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आपको कभी भी अपनी कहानी भेजनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो मेल है या फिर इंस्टा का लिंक है, आप उस पर भेज सकते हैं। जैसे कि मेरे को अभी रवि जी ने भेजी अपनी कहानी। तो आगे की कहानी उन्हीं की आवाज़ में। मेरा नाम रवि है। मेरी एक आदत है, मैं अक्सर कहीं ना कहीं नई नई जगह घूमने जाया करता था। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेले जाया करता था। मेरा एक दोस्त है, मेरा साथी करण, जिसके साथ मैंने बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर सफ़र तय करा है। लेकिन उस दिन शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी, या यूँ कह लो कि शायद मेरी चुनावी गलत थी। क्योंकि उस दिन बहुत दिनों बाद हम दोनों ने कहीं जाने का प्लान बनाया था और उस जगह का नाम था भांगड़ किला। ये नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने भी इस जगह के बारे में बहुत सुना था। परिवार वालों के बार बार मना करने के बाद भी भांगड़ विजिट करने गए थे। भांगड़ के लिए जो ट्रेन होती है वो सूरत से अलवर की थी, यानी कुल मिला के 17 घंटे 45 मिनट का सफ़र था। 1037 किलोमीटर दूर अलवर का मशहूर भूतिया किला भांगड़ के बारे में जब हमने गूगल पे सुना तो हमारा एक बार को वहाँ जाने का मन बदल भी गया था। लेकिन फिर मेरे दोस्त करण ने कहा, अरे भाई ये सब कहानियाँ हैं बस, और वैसे भी हम कैमरा लेके चलेंगे और वहाँ पर वीडियो बनाएंगे ताकि सबको पता लगे कि यहाँ जैसा फैलाया जाता है वैसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। इसके बाद मैंने भी हाँ कर दी। ट्रेन में बैठने के बाद लगभग 17 घंटे 45 मिनट के सफ़र के बाद हम पास ही के होटल में रूम लेकर सो गए। सुबह तैयार होकर हाथ में कैमरा लेकर हम किले की तरफ चल पड़े। किले के बाहर हमने एक बोर्ड देखा जहाँ लिखा था, किले में शाम 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले अंदर जाना सख्त मना है। जब हमने समय देखा तो सुबह के 7:30 बज रहे थे, इसलिए हम पास के चाय की दुकान पर वहाँ पर रुक गए। हमने चाय वाले से बातचीत की, सोचा क्या पता अंकल थोड़ा बहुत बता ही दें और हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। अंकल 2 कप चाय बनाना। वह चुपचाप चाय बनाने लगा। कुछ देर बाद चाय देकर, कहाँ जा रहे हो बेटे? अंकल जी हम भानगढ़ किला जा रहे हैं, ज़रा घूमने जाएंगे, वो भी रात में। चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा यहाँ पर। क्या कह रहे हो अंकल? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। तभी करण ने बीच में बोला, नहीं तो क्या होगा अंकल? वह चाय वाला कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठ गया। वह डर के मारे कांप रहा था। ये देखकर हमने उनसे पूछा, क्या हुआ अंकल, आप इतना डर क्यों रहे हैं? चाय वाले ने डरते हुए धीमी आवाज़ से कहा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। वह काले कपड़े वाला आदमी, तुम कभी भूल नहीं पाओगे उसे। अंकल पता नहीं क्या कहे जा रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। बस ये कहकर उस आदमी ने हमें वापस जाने के लिए बार बार मजबूर करा, लेकिन हमने उसकी एक ना सुनी और हम किले के अंदर गए। अभी 9 बज रहे थे। उस आदमी की बात सुन हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। शाम 7 बजे तक सब उस भानगढ़ किले से बाहर चले गए। वहाँ पुलिस वाले ताला लगाकर चले गए। हम दोनों ने टॉर्च ऑन की और किले के अंदर जाने लगे।
उस अंधेरे में मेरा पेट किसी चीज़ से टकराया और मैं नीचे गिर गया। करण ने मुझे खड़ा किया। जब हमने पीछे देखा तो हम दोनों बहुत घबरा गए, क्योंकि मैं किसी लाश के पैरों से टकरा कर गिरा था। हम उसे देखने के लिए नज़दीक गए, तभी अंधेरे में से किसी ने उस लाश को खींच लिया और घसीटते हुए उसे कमरे में ले गया। हम दोनों में किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम उस कमरे में जाएं। हम डरते डरते आगे बढ़े, तभी हमारे सामने एक बुढ़िया जा रही थी और वो हमसे काफ़ी दूर थी, इसलिए हम उसे ठीक से देख नहीं पाए। हम उसके नज़दीक जाते तब तक वह हमारी आंखों से ओझल हो गई। बहुत देर चलने के बाद हमने सोचा अब लगभग 90 मीटर जाकर आएंगे। हम आगे बढ़ते गए और जब हम वापस जाने के लिए मुड़े तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गया और हम दोनों वापस भागे। भागते भागते अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। हम दोनों बिना पीछे देखे ज़ोर से भाग रहे थे। भागते भागते हम किले के बाहर पहुँचे। हमने दीवार कूदी और होटल की तरफ गए। हम दोनों बहुत डर चुके थे, लेकिन मैंने कैमरे में सारी घटना को कैद कर लिया था। थकान में हमने कैमरा टेबल पर ही रख दिया था। लगभग रात के 3 बजे अजीब अजीब आवाज़ों के कारण मेरी आँख खुल गई। जब मैंने सामने देखा तो मैं सो गया, क्योंकि काले कपड़े वाला आदमी जिसकी बस परछाई दिख रही थी, उसके हाथ में मेरा कैमरा था और देखते देखते उसने मेरा कैमरा जला दिया। ये देख मैं बेहोश हो गया। सुबह मुझे करण ने उठाया। करण और वहाँ के लोगों ने मेरी सारी की सारी बात मान ली थी, पर सूरत में मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सच में उस सफ़र के बाद मैं कभी भी भूतिया जगह पर नहीं गया, क्योंकि वह काले कपड़े वाला आदमी मुझे अब तक याद है। ये जो कहानी है ये आज से लगभग 30 साल पहले की है, और ये जो कहानी ये एक गांव की कहानी है। लगभग 30 साल पहले भोलापुर में 2 बहनें रहा करती थीं। एक का नाम था स्नेहा और दूसरी का नाम था पार्वती। दोनों के परिवार साथ रहते थे। स्नेहा की उम्र 50 साल के करीब थी और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था रिंकी। परिवार में 2 बेटे भी थे। स्नेहा जिस मकान में रहती थी उस मकान में अचानक से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि दोपहर के समय अचानक से चूल्हा जल जाना, बरामदे में पड़ी खाट अचानक ज़मीन से ऊपर हो जाना, चाय पकाने की सुगंध आने लगना, बर्तन गिरना और डरावनी आवाज़ें आना वगैरह। दिन प्रतिदिन अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी और पूरा परिवार खौफ में जीने लगा। स्नेहा के परिवार ने पाठ पूजा, मंत्र हवन ये सब करने के लिए ओझा को और ज्योतिषों को बुलवाया और पारलौकिक भूतिया घटनाओं की वजह बताई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये घटनाएं कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ने लगीं। अंत में हार मानकर स्नेहा और उनके परिवार ने घर छोड़ के वहाँ से चले जाने का फ़ैसला कर लिया। स्नेहा और उनकी बेटी अपना सामान बांधने लगी। तभी उनके पड़ोसी सीताराम आई और समझाया कि घर छोड़कर जाना कोई उपाय नहीं है, समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करो और वही सही रहेगा। सीताराम की सलाह सुनने के बाद स्नेहा और उसका परिवार हिम्मत जोड़कर रुकने का फ़ैसला कर लिया और उसके बाद घर पर होने वाली सारी समस्याएं और असामान्य घटनाओं को सारे के सारे नज़रअंदाज करने लगे। ऐसा करने पर दिन प्रतिदिन असामान्य घटनाएं कम होने लगी और स्नेहा के परिवार का जीवन सामान्य होने लगा। नगर में स्नेहा के अनुभव की बात फैलने पर नगर के किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ये पता चला कि जिस मकान में स्नेहा का परिवार रहता है उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगे संबंधियों ने वह मकान हड़प लिया था और मरने वक्त मकान मालिक का जी उसी मकान में था। इसी कारण वह मकान
किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता। स्नेहा और उनके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वह लोग मकान और उसके मालिक की अतृप्त आत्मा की मुक्ति का उपाय करवा देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का मोह मरने के बाद भी किसी वस्तु में रह जाए तो उसके छुटकारे के लिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान देना चाहिए और अतृप्त व्यक्ति की आत्मा के छुटकारे के लिए खास पूजा अर्चना और शांति पाठ किए जाते हैं। आज भी स्नेहा के वंशज परिवारजन उस मकान में शांति से रह रहे हैं और इस घटना के उपचार के बाद आगे कभी उस घर में कोई असामान्य घटना नहीं घटी। मुंबई के मांझी जिले में बसा एक छोटा सा गांव है रूका, जिसके बारे में माना जाता है कि यहीं से काले जादू और डायनों का उद्भव हुआ था। बहुत से लोग बंगाल को भी काले जादू का गढ़ मानते हैं, लेकिन जहाँ तक डायनों के अस्तित्व की बात है तो उनकी शुरुआत यहीं से मानी गई है। शताब्दी में पहली बार डायनों से संबंधित घटनाएं होने लगी थीं और तब से लेकर आज तक हम इस खौफ की चपेट में हैं। काले जादू के बल पर महिलाएं डायन का रूप धर लेती हैं और आम वासियों को परेशान करती हैं, जिसकी वजह से इस गांव की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। इस गांव की एक महिला शाली, जिसके डायन बनने के बाद से इस डर की शुरुआत हुई और देखते ही देखते डायनों की टोली यहाँ आकर बस गई। गांव के लोग बेहद भोले भाले थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये अजीब अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। आए दिन किसी न किसी की मौत, जवान लड़कों के गायब हो जाने वाली घटनाएं। पूरा गांव एक दहशत में था। बुरी ताकतों और काले जादू की स्वामिनी डायनों का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा। खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर वह जवान लड़कों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती और फिर उन्हें मार डालती थी। उनके रक्त से वे कई तांत्रिक साधनाएं करती थी। एक दिन गांव वालों को समझ आ गया कि इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वे डायनों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। डायनों को पकड़कर उन्हें पेड़ के साथ बांधकर वे उन्हें जिंदा जलाने लगे, लेकिन बुरी ताकत इतनी जल्दी पीछा कहाँ छोड़ती है। मरते मरते डायनें ये कहकर गईं कि वे वापस ज़रूर आएंगी और अपना बदला ज़रूर लेंगी। आज ये गांव सुरक्षित तो है, लेकिन डायनों के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त नहीं है। तभी तो आज भी इस गांव की सीमा के अंदर बहुत सी चीज़ें, जैसे पेड़ों पर कील ठोकना, पेशाब करना, थूकना या रात को पेड़ों के पास सोना वर्जित है। ऐसे तो सारे स्कूल और हॉस्टल में भूत की एक कहानी ज़रूर होती है, तो ऐसी ही एक स्टोरी मेरी भी है जो मेरी ज़िंदगी में हुई थी। उसको मैं लिख रही हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं छठी कक्षा में थी। मैं हॉस्टल में रहती थी। उस समय मैं एक ऐसी लड़की थी जो कभी भूत या प्रेतों में भरोसा नहीं करती थी। पर जब मैं हॉस्टल में गई, मेरे मन में एक डर बैठ गया। कुछ घटना के बाद मैं हॉस्टल में थी। स्कूल के बहुत रूल थे। मॉर्निंग में 5 बजे से एक्सरसाइज और रनिंग, वो भी ग्राउंड में आकर। तो 4 बजे जागना ही होता था। फिर फ्रेश होकर तैयार होते हैं सारे बच्चे। मैं भी उन्हीं में से एक थी। उस समय मैं 9 बजे डिनर कर 10 बजे तक सो जाती थी। और एक दिन की बात है, मेरी नींद रात के 2 बजे के आसपास खुली। मैं बाथरूम में गई। मैं हॉस्टल में फर्स्ट फ्लोर पर थी और बाथरूम ग्राउंड फ्लोर पर था। जब मैं नीचे गई, मुझे किसी के रोने की दबी हुई आवाज़ आती सुनाई दी। मैं जूनियर हाउस में थी और आवाज़ सीनियर साइड से आ रही थी। मैं भी आवाज़ सुनकर सीनियर साइड चली गई। मुझे लगा हो सकता है किसी को मेरी ज़रूरत हो। मैं सारे बाथरूम में देख ली, पर मुझे कोई भी नहीं दिखा, पर आवाज़ आती रही। फिर मैं कुछ सोची और वापस आने लगी। मैं पहली बार लाइफ में थोड़ा डर गई। मैं आई और सो गई। जब सुबह मैं तब तैयार हुई तो मैंने नीचे ग्राउंड में जाने से पहले अपने बेड पार्टनर को सारी बातें बता दी। फिर उन्होंने जो बताया, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। वो बताई, उस हॉस्टल में 2 भूत हैं, पर वो कभी किसी को परेशान नहीं करते।
सिर्फ दिखाई देते हैं या उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वो बताई, 2 भूत जिसकी सर कटी हुई होती हैं। वो रात में सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं। कभी कभी तो किसी के सामने वो आ जाते हैं तो हॉस्टल ही उल्टी दिखती है, लाइट चली जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उसने मुझे बताई। फिर दिन बीतने लगे, मैं सब भूल गई और 8वीं में आई और रात में 9 बजे के आसपास खाने के बाद बाथरूम गई तो मुझे वहाँ हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं सोची थी रात में कौन फ़ोन चला रहा है या फिर कौन फ़ोन पे बात कर रहा है। मैं देखने बाथरूम के पिछले कॉरिडोर में गई क्योंकि हॉस्टल में फ़ोन की अनुमति नहीं थी। जब मैं गई तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं फिर बाथरूम में गई, वहाँ आवाज़ फिर से आ रही थी। मैं काफ़ी डर गई और डर कर हॉस्टल में चली गई। वहाँ जाकर हाउस कैप्टन को मैंने बताया। वो मेरे साथ आई, वो चेक की। उनको भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी पर मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैं जाकर एक दोस्त के पास सो गई। मॉर्निंग में सारी बातें जब मैंने उन्हें बताई तो मेरी बातें सुनकर वहाँ पर सबके मन में एक डर उठ गया था। ऐसी भूत वाली स्टोरीज़ हर स्कूल कॉलेज में 2-4 होती ही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपको बता दूं। मेरे से आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि आपको ये स्टोरी पूरी चाहिए, पार्ट पार्ट में नहीं बंटनी चाहिए। तो ये स्टोरी अब पूरी है और इसे गौर से सुनना और इसके मज़े लो। ये कहानी है 3 दोस्तों की, सुमित, सैनी और ऋतिक। ये तीनों दोस्त एक ही अनाथ आश्रम में पले बढ़े। बचपन से ही इनमें काफ़ी गहरी दोस्ती रही है, इतनी कि समय आने पर ये दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। ये तीनों दोस्त इस वक्त मुंबई की एक जानी मानी कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर कार्यरत थे। इन्हें जब भी अपने जॉब से कुछ दिनों की छुट्टी मिलती तो ये तीनों निकल पड़ते शहर से कहीं दूर, एडवेंचर और हैप्पीनेस से भरी एक जर्नी के लिए। कभी ये ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों पर जाते तो कभी जंगलों के बीच जाकर प्रकृति को करीब से निहारते और कभी कभी तो यह पर्वतारोहण जैसी साहसी और रोमांच से भरपूर रहने वाला सफ़र भी तय करते। ऐसे ही एक साहस और रोमांच से भरी हुई जर्नी जिसे एंजॉय करने के लिए वो शहर से दूर नानकपुर नामक एक जगह पर आए हुए थे। ये इलाका पूरी तरह से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस जगह इक्का दुक्का लोगों की ही रहदारी थी। इसके अतिरिक्त इस इलाके में एक आलीशान फार्म हाउस भी था जिसे इन दोस्तों ने 2 दिन के लिए रेंट पर ले लिया था, क्योंकि इन्हें जिस मोहन पर्वत पर पर्वतारोहण के लिए चलना था वो मोहन पर्वत इस फार्म हाउस से काफ़ी नज़दीक पड़ता था। लेकिन इन्हें एक बात का पता नहीं था कि यह फार्म हाउस असल में फार्म हाउस नहीं बल्कि मौत का एक मंजर है जिसका एहसास उन्हें कुछ ही पलों में होने वाला था। शाम के 6 बज रहे थे। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद वो तीनों दोस्त अब फार्म हाउस पर आ चुके थे। यहाँ आने पर वो तीनों बंगले के सामने खड़े होकर बंगले की खूबसूरती को निहारने लगे। बंगले के चारों ओर बिखरी हरियाली और ओपन स्पेस बंगलों की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। ये बंगलो लगभग 1000 गज कुछ ऐसे ही एरिया में फैला हुआ था। बंगलों के दाहिनी ओर एक बड़ी सी फूलों का बाग हुआ था जहाँ से महकने की खुशबू काफ़ी तेज़ आ रही थी। बस बंगलों के आसपास दूसरा कोई मकान नहीं था। इस वक्त वह तीनों बंगले के मेन गेट पर खड़े थे। कुछ देर तक वो उस घर को और उसके पास खूबसूरती को निहारे जा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद ऋतिक ने अपने जेब से एक चाबी निकाली और मेन गेट के ताले को खोल दिया। उसने अपने दोनों हाथों से गेट को अंदर की ओर धकेला और एक टूटने वाली आवाज़ के साथ वो गेट खुल गया। अगले ही पल वो तीनों अपने अपने कंधों पर बैग को रखकर बंगलों के अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही सुमित ने प्रसन्नतापूर्वक अपने दोस्तों से कहा, यार ये तो काफ़ी बड़ा बंगलो है और कितना सुंदर है ये। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इससे सुंदर बंगलो आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा यार। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा यार, वो शम्मी कपूर
इतनी इतनी खूबसूरत जगह पर आने के लिए क्यों मना कर रहा था? सुमित ने सैनी की ओर देख के कहा। अरे हाँ, वो बताना तो मैं भूल ही गया तुम लोगों को। शम्मी ने बड़ी ही रोचक कहानी सुनाई इस बंगलों की। सुमित और ऋतिक सैनी के पास आए और ऋतिक ने अपने कंधे पर के बैग को संभालते हुए सैनी की तरफ देखकर उससे पूछा, हाँ कैसी कहानी यार, हमें सुना ज़रा। सैनी ने अपने कंधों पर अपना बैग सही किया और घर के दरवाजे की तरफ चलते हुए उन दोनों को कहानी सुनाने लगा। कई सालों पहले इस जगह पर एक सिद्ध तांत्रिक की झोपड़ी हुआ करती थी। वो तांत्रिक बड़ा ही नेक दिल का था। वह हमेशा लोगों की मदद किया करता था। भूत प्रेत बाधा हो या फिर कोई और समस्या हो, वो चुटकियों में लोगों की सारी समस्या सुलझा देता था। इसलिए लोग भी उसे बहुत मानते थे। कुछ सालों बाद उनकी एक हादसे में अचानक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लोगों को इस बात का जब तक पता चला तो सब वहाँ इकट्ठा हो